पीपीटी को और उसमें देखते हैं। टोकेंस हम लोगों ने यूज किया था। टोकेंस क्या होता है? टोकेंस में हम लोग एस्केप सीक्वेंसेज, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लेटर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, इतने चीज आपको किस में आता है? टोकेंस में आता है। और ये बताया था कि टोकेंस क्या होता है। टोकेंस जनरली एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसका यूज करके आप पूरे प्रोग्राम को क्या करते हो? कंस्ट्रक्ट करते हो, बनाते हो। तो आप जानते हो कि एक प्रोग्राम में एस्केप सीक्वेंसेस की भी जरूरत होती है, कीवर्ड्स आपका होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल या उसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, डेटा टाइप आप यूज करते हो, वेरिएबल्स यूज करते हो, ऑपरेटर्स यूज करते हो, स्पेशल सिंबल्स यूज करते हो। तो ये सारा यूज होके आपका एक फर्दर पूरा प्रोग्राम बनता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एस्केप सीक्वेंसेज। एस्केप सीक्वेंसेज का डिस्कस मैंने पिछले ही क्लास में कर दिया था। एस्केप सीक्वेंसेज में वैसे कैरेक्टर के सीक्वेंस हैं जिसको आप डायरेक्टली सी प्लस प्लस या सी का कंपाइलर डायरेक्टली कीबोर्ड वाला वर्क को नहीं समझता है। तो उसके लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस बनाए हैं सी और सी प्लस प्लस, जिसमें पहला कैरेक्टर हमेशा क्या होता है? बैकस्लैश। क्या होता है? बैकस्लैश। और दूसरा आपका कोई भी अदर कैरेक्टर्स होता है, चाहे बैकस्लैश एन हो, बैकस्लैश टी हो, बैकस्लैश जीरो हो, डबल बैकस्लैश हो, बैकस्लैश सिंगल कोट हो, बैकस्लैश डबल कोट हो, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क्स हो, ये सारा चीज आपका एस्केप सीक्वेंसेस में आता है, जो डायरेक्टली कीबोर्ड के द्वारा परफॉर्म नहीं होता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर है? उसके बाद मेरे में एक चीज छूट गया है, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, वो आता है रिजर्व वर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स भी बोलते हैं। तो आप ये जानते हो कि जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड आपको आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। यानी कीवर्ड एक ऐसा प्रीडिफाइंड वर्ड होता है जिसका एक स्पेशल क्या होता है? टास्क होता है, स्पेशल पर्पस होता है। यानी कि कुछ वर्ड्स जो रिजर्व होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो प्रीडिफाइंड होते हैं और उसको टास्क पहले से ही क्या होता है? डिफाइंड किया होता है। ठीक है? और उस कीवर्ड के द्वारा हम लोग उसी टास्क को क्या करते हैं? प्रोग्राम में परफॉर्म कराते हैं। उस कीवर्ड से हम लोग दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते थे कि सी में आपका 32 कीवर्ड्स रिजर्व था, है ना? जैसे इफ हो गया, वाइल हो गया, इंट हो गया, है ना, डू हो गया, है ना, स्ट्रक्ट होगा, यूनियन हो गया, मतलब फर्दर किसी न किसी कीवर्ड का गो टू हो गया, फोर हो गया, है ना। हर कीवर्ड का कहीं ना कहीं यूज होता है। तो उसी तरह सी प्लस प्लस में भी आपका कीवर्ड्स है। अब सी प्लस प्लस में चूंकि क्या होता है ना कि सी का ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, तो जितना भी सी में कीवर्ड्स था वो सारा तो सी प्लस प्लस में आएंगे ही। ठीक है? यानी कि सी में अगर 32 था तो 32 आपको आएंगे, यानी कि ये आपको प्रोसीजरल तक काम करेगा। ठीक है? उसके बाद चूंकि इसमें उप्स का कॉन्सेप्ट है, तो उप्स का कॉन्सेप्ट है तो उप्स के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स यूज होते होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा कीवर्ड आ जाएंगे। वो कितना हो जाएंगे? एक्स्ट्रा कीवर्ड। तो एक तरह से 31 और कीवर्ड्स है, यानी कि टोटल आपका हो जाएंगे 63 कीवर्ड्स। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपका 48 भी दिया हुआ है, कहीं कहीं आपका 51 भी दिया हुआ है और कहीं 52 भी मिलेगा। ये जो 63 चला गया है ना, वो एकदम नया फीचर जो आया सी प्लस प्लस का, मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि सी प्लस प्लस का एक नया फीचर है HTL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। बहुत कुछ फीचर्स इसको जावा की तरह जोड़ दिया गया है। ठीक है? तो वो जो आ गया है एक्स्ट्रा फीचर HTL, उससे आपका कीवर्ड्स बढ़ के कितना हो जाता है? 63। बाकी आप कहीं पर देखेंगे तो 48 होगा या फिर 52 भी हो सकता है। ठीक है? अब उसमें आपको अलग अलग देखेंगे तो क्लास कीवर्ड एक होता है जो क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है? ये आपका पब्लिक होता है कीवर्ड, प्रोटेक्टेड होता है कीवर्ड, प्राइवेट होता है कीवर्ड, वर्चुअल होता है, स्टैटिक होता है,
है ना, फ्रेंड होता है ना, ये सारा कीवर्ड्स आपका होता है जो एक्सटेंडेड C++ में है, जो C के अलावे है। तो हम लोग इसको मैं लिख भी दूंगा, दे भी दूंगा आपको नोट्स, और आपको मिल भी जाएंगे नोट्स। मैं ऐसे बना दूंगा, कीवर्ड्स का छूट गया इसमें, तो कीवर्ड्स दे देंगे। और कीवर्ड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उस कीवर्ड का कहीं ना कहीं फर्दर आपको प्रोग्राम में यूज होगा। ठीक है, समझ गए? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा ही है इसमें। उसके बाद कीवर्ड्स के बाद जो मेरा अगला टोकन्स आता है वो है आपका आइडेंटिफायर। क्या है? आइडेंटिफायर है। तो आपको आइडेंटिफायर क्या है कि विच आइडेंटिफाई समथिंग एंड इट्स नेम डिपेंड ऑन यूजर। यानी आइडेंटिफायर किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करता है, और हर एक आइडेंटिफायर का एक नेम होता है जो डिपेंड किस पे करता है? यूजर पे करता है। यानी कि मैं अगर इसको थोड़ा सा इलोबरेट करूं तो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या है? आइडेंटिफायर है ना। ये डेटा क्या करता है? वेरिएबल का अपना सर्टेन वर्क है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इसका नेमिंग कन्वेंशन यानी नेम किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूजर के ऊपर। यानी कि यूजर अपने हिसाब से इसमें नेम कोई भी वेरिएबल को ले सकता है। तो वेरिएबल इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर। और क्या हो सकता है आइडेंटिफायर का एग्जांपल? स्ट्रक्चर नेम इज आइडेंटिफायर। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद अब स्ट्रक्चर का नेम देते हैं, वो स्ट्रक्चर का नेम किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूजर के ऊपर। यूजर अपने हिसाब से लेता है। स्ट्रक्चर नेम इज एन आइडेंटिफायर। और क्या हो सकता है स्ट्रक्चर नेम के अलावा? सी में अगर चले तो C++ की बात नहीं कर सकते हैं, सी की अभी बात करें तो फंक्शन नेम, दैट इज आल्सो आइडेंटिफायर। क्योंकि फंक्शन का नेम क्या होगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन का वो कौन तय करेगा? यूजर तय करेगा। और वो आइडेंटिफाई करता है पूरे फंक्शन को, यानी सम बना दिए तो सम एक आइडेंटिफाई कर रहा है पूरे उसके कोडिंग को, तो फंक्शन नेम इज आइडेंटिफायर। फंक्शन नेम। यूनियन नेम इज आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये सब क्या है? आइडेंटिफायर है। और एक तरह से आपके दिमाग में आया भी रहा होगा कि आइडेंटिफायर में उन चीज आ रहा है जो क्या होता है? यूजर जिसको अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करता है और उसका क्या देता है? एक नेम देता है। अगर उप्स में आ जाए तो क्लास अगर हम लोग आगे बनाएंगे तो क्लास का नेम दैट इज डिपेंड ऑन यूजर, है ना। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नेम दैट इज डिपेंड ऑन यूजर। तो ये सब आपका क्या है? आइडेंटिफायर। आगे हम लोग टेम्पलेट पढ़ने वाले हैं। टेम्पलेट नेम इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। वेरिएबल्स हो गया, स्ट्रक्चर नेम हो गया, फंक्शन नेम हो गया, क्लास नेम हो गया, ऑब्जेक्ट नेम हो गया, या फिर आपका टेम्पलेट नेम हो गया। ये सारा आइडेंटिफायर है। यानी कि एक हम लोग को इसमें से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी यूजर अपने तरीके से नेम देता है वो सारा किस कैटेगरी में आता है? आइडेंटिफायर की कैटेगरी में आता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि वेरिएबल को ही हम लोग एक लेके चलते हैं आइडेंटिफायर में ज्यादा। यूजर के ऊपर नेम डिपेंड है, बट सर्टेन फिर भी क्या है? रूल्स है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग कोई भी आइडेंटिफायर का नेम चूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो सारा रूल यहां पर भी फॉलो होगा। और जो आइडेंटिफायर का रूल फॉलो होगा वो रूल आपको वेरिएबल नेम में भी फॉलो होगा। वही रूल आपका फंक्शन नेम या सो ऑन जो जो आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया, तो वो सारा रूल्स इसमें फॉलो होगा। अब हम लोग चलते हैं इसमें और ये देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हो सकता है। रूल्स में अगर मैं बताऊं यहां, तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा कि in identifier the first character always is started with alphabet letter or underscore symbol। यानी किसी भी आइडेंटिफायर का वो वेरिएबल ही हो जाएगा। ज्यादातर आप लोग पढ़ते हैं नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल, बट वेरिएबल इज आल्सो टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए? अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर सिंबल। तो ये आइडेंटिफायर का एक सर्टेन रूल है। ठीक है, दूसरा है कि आइडेंटिफायर में आप कोई भी लेटर कर सकते हैं, लेकिन आप को कुछ स्पेशल लेटर्स नहीं ले सकते। अल्फाबेट आइडेंटिफायर में आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं,
लेकिन कुछ सर्टेन लेटर्स हैं, कुछ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, जैसे स्पेस, व्हाइट स्पेस, ये आप यूज नहीं कर सकते, है ना। एक्सक्लामेशन साइन यूज नहीं कर सकते हैं, हैश यूज नहीं कर सकते हैं, परसेंटेज यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह के स्पेशल सिंबल्स को आप आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद होता है ए डिक्लेयर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम। एज ए आइडेंटिफायर आप कोई भी कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कीवर्ड्स को पहले से ही वर्क क्या है, डिफाइन किया हुआ है, तो एज आइडेंटिफायर उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। दूसरा कि आइडेंटिफायर जो होता है, अब ऐसे भी आप जानते हो कि C एंड C++ आपको केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब जान रहे हो, ठीक है ना। अपर केस एंड लोअर केस इज नॉट इक्वल टू, जैसे अगर करूं कि ABC इक्वल टू नॉट स्मॉल abc, बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है, डिफरेंट। तो आइडेंटिफायर में भी अगर आपने कहीं पर यूज किया है एज ए लोअर केस, तो आपको उस पूरे होल प्रोग्राम में एज ए लोअर केस ही यूज करना होगा। अपर केस अगर आप कर रहे हो, दैट मीन्स आप दूसरे आइडेंटिफायर के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर है। तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सर्टेन रूल्स है जो हमें आइडेंटिफायर को फॉलो करना होता है, ठीक है। एक और चीज है कि जैसे एक और मैं इसमें रूल ऐड करता हूं कि जैसे आपको टू सक्सेसिव, है ना, टू सक्सेसिव अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। ये एक क्लॉज इसमें लग गया। जैसे मैंने अगर बोला कि दैट इज अ आइडेंटिफायर नेम, सही है ये नम, ये आइडेंटिफायर नेम सही है, क्यों नहीं सही है इसमें, क्यों सही नहीं है। नम यहाँ स्क्रीन पर देखो, ये सही है, आप लोग बोल सकते हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। नम लेना आइडेंटिफायर सही है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल बोलेंगे तो ही समझेगा, तो है ना। अभी बोले ना कि वेरिएबल इज ए पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक है। चलिए नम हो गया। अब मैं n1 1n अंडरस्कोर 1 num, ठीक है, s नेम या फिर a1। अब बताओ ये आइडेंटिफायर सही है, ये आइडेंटिफायर सही है, गुड। ये आइडेंटिफायर नहीं है, नहीं है यार, 1n है, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा अंडरस्कोर या अल्फाबेट, नहीं पहले सुन लो बात को, अंडरस्कोर या अल्फाबेट होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये फर्स्ट लेटर तो अल्फाबेट नहीं है और ना अंडरस्कोर है, डिजिट्स है, डिजिट्स कभी नहीं होना चाहिए पहला लेटर, दैट इज रॉन्ग आइडेंटिफायर। दैट इज ए ट्रू, ये 1 है, ये ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू यार। फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर या अल्फाबेट होना चाहिए, फर्स्ट लेटर क्या है, ये अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। उसको देखो ध्यान से, दैट इज ए ट्रू और फॉल्स, फॉल्स है सर। नेम फॉल्स है, स्पेस है इसमें। स्पेस नहीं होना चाहिए, व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना। या तो आप अंडरस्कोर दे दो, है ना, बीच में अगर स्पेस जैसा आपको, अगर सपोज आपको ऐसा वेरिएबल चाहिए जो 2 वर्ड का हो, तो 2 वर्ड का हो, अगर एक साथ दोगे तो थोड़ा सा उसको, है ना, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होगा ना। तो अगर आपको गैटिंग चाहिए तो आप स्पेस नहीं अलाउ है, आप अंडरस्कोर देके गैटिंग कर सकते हो। क्लियर है। तो दैट इज ए रॉन्ग, दैट इज ए रॉन्ग और राइट, राइट रॉन्ग सर, रॉन्ग, रॉन्ग। रॉन्ग। मैं इसी को लास्ट में बताने वाला था कि 2 सक्सेसिव अंडरस्कोर आर नॉट अलाउड, एक और इसमें जोड़ देंगे, 2 सक्सेसिव मतलब 2 लगातार अंडरस्कोर अलाउ नहीं है, हाँ एक ही यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिफायर का रूल्स है।
आप चाहें तो इस रूल के बेसिस पर ही कोई भी आइडेंटिफायर का नेम ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये आइडेंटिफायर हो गए आपको। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को यूज होता है लिटरल्स, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लिटरल्स भी बोल सकते हैं या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिटरल्स और कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्या है लिटरल्स, क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यू which does not change during program execution। ये कांस्टेंट है ना। लिटरल्स क्या हो जाएगा? द वैल्यूज which are stored in variable, जो हम लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, डेट आर लिटरल्स। और कांस्टेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू आपको थ्रू आउट प्रोग्राम में चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों। अब हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो एक सर्टेन वैल्यू पर करते हैं कि नहीं, इनपुट लेते हैं कि नहीं, इनपुटिंग करते हैं तो सर्टेन वैल्यू पर वर्क करते हैं। जैसे मैं अगर आपको प्रोग्राम दो नंबर को ऐड करना है, दैट इज वी नीड वैल्यू फॉर एडिंग 2 नंबर, है ना। एक नेम लेना है, उस नेम में वॉवेल पता करना है, दैट इज ए वैल्यू वी नीड स्ट्रिंग, वैल्यू लेना चाहिए। यानी कोई भी प्रोग्राम आप पर्टिकुलर वैल्यू पर परफॉर्म कराते हो। ठीक है, तो हम लोग जो इनपुट लेते हैं तो उसको इनपुट लेते हैं या तो वेरिएबल में स्टोर करते हैं, कुछ वैल्यू ऐसा होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं, जो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं 2 नंबर को जोड़ने वाला लूं तो 2 नंबर के जोड़ने वाला आपको रन टाइम अलग अलग वैल्यू हो सकता है, कोई 4 5 जोड़ सकता है, 5 9 जोड़ सकता है, तो दैट इज ए लिटरल्स। और जो वैल्यू फिक्स है, जैसे हम लोग उसको फिक्स कर दिए कि वो वैल्यू रन टाइम कभी चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। और उसमें आपका हो जाएगा पाई की वैल्यू, एक वैल्यू है जो फ्लोट टाइप का है, जो क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये भी आपने पूरे प्रोग्राम में देखा होगा, है ना, कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लिटरल्स और कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहां पर भी अगर मैं बेसिकली डिवाइड करूं लिटरल्स को, तो ये आपको 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका न्यूमेरिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक लिटरल्स। एक हो गया आपका कैरेक्टर्स लिटरल्स, ठीक है, और एक हो गया आपका स्ट्रिंग लिटरल्स। क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, बुलियन मैं कहूंगा सी में भी नहीं था, सी प्लस प्लस पे भी नहीं अभी यूज करना है आपको, इसको हटा दीजिएगा, नया फीचर वाला में बुलियंस को हटा दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये यानी कि अगर बात किया जाए तो हम लोग इतने वैल्यूज पर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम करते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करूं तो न्यूमेरिक कांस्टेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। न्यूमेरिक डिजिट्स मतलब न्यूमेरिक ही होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। 0 to 9 आर डिजिट्स विच आर यूज्ड इन न्यूमेरिक कांस्टेंट। यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट में 0 to 9 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा और कोई चीज यूज नहीं होगा। ये सारे लोग आप लोग जानते हैं। क्लियर है? न्यूमेरिक कांस्टेंट में फर्दर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, है ना, with fractional, without fraction. There is 2 numeric constants, 7 and 7.5. Both are numeric constant. That is a without fractional. ये आपका क्या है? Without fractional है, जिसमें पॉइंट वाला पार्ट नहीं है, और ये हो गया आपका क्या? फ्रैक्शनल हो गया। क्लियर है? अब जो विदाउट फ्रैक्शनल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और विथ फ्रैक्शनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट या रियल टाइप। फ्लोट या रियल टाइप। तो यहीं पर ये आपको दिया है कि इंटीजर हो गया। इंटीजर अब समझ गए, इंटीजर इज ए न्यूमेरिक कांस्टेंट व्हिच कंटेन विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, which contain only integer value। इंटीजर मतलब होता है पॉइंट के लेफ्ट साइड इंटीजर होगा, पॉइंट के उधर आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। क्लियर है? फ्लोट कांस्टेंट is a type of numeric constant which contain
फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर में। किस में आते हैं? कैरेक्टर में। कैरेक्टर इज a single length which is enclosed in single quote. In C and C++, character is single length keys आप कह सकते हैं, की जो भी की है, which enclosed in single quote, यानी कि इसकी लेंथ क्या होती है? एक, और जो हमेशा सिंगल कोट के अंदर इनक्लोज होता है, that are characters in C++। क्लियर है? कीबोर्ड का कोई भी चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसमें डिजिट्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिजिट्स भी, वो कैरेक्टर्स है। जैसे मैं अगर कैरेक्टर की पार्ट करूं, दैट इज ए कैरेक्टर, बट द रियल कैरेक्टर इज दैट। ये क्या है? कैरेक्टर है। समझ गए? कैरेक्टर है। D is a character, X is a character which length is single and enclosed in single quote. That means whole alphabet letters which will be capital or which will be a small, all are characters individually and enclosed in single quote. Okay? अब इसके अलावे और भी सिंबल, प्लस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, माइनस इज ए कैरेक्टर, that is also a character, that means is enclosed white space, everything is character. 7 is what is here? Integer. Right now 7 is integer. अभी 7 क्या है? Integer है, that is a character. अब ये character की तरह ट्रीट करेगा, that means we can't perform mathematical operation on that 7। इस पर हम लोग एडिशन परफॉर्म या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है? यानी कि जो भी चीजें आपको आएंगी कीबोर्ड का सिंगल कोट में, वो सारे क्या हो जाएंगे? कैरेक्टर्स हो जाएंगे। आपको लेंथ एक होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आता है आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विच लेंथ में बी नन मीन्स 0, 1 एंड मोर देन 1, यानी कि इसमें लेंथ डिफाइन नहीं है, एंड लास्ट इट इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग की पहचान क्या है? कि इसकी लेंथ कुछ भी हो सकता है, नन भी हो सकता है, कुछ भी नहीं भी हो सकता है, यानी कि 0, 1, 2 सो ऑन, एंड इट ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल कोट। दैट इज ए कैरेक्टर। अगर मैं 8 की बात करूं, 8 इज विच टाइप ऑफ वैल्यू? Integer. That is integer value. That is a character value. Right now it is character value, and again it is which type of value? String value. Clear है? यानी string value के लिए लेंथ कोई मायने नहीं है, वो आपको सिर्फ डबल कोट में होना चाहिए। ये आपका हो गया। ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा ना सी में। ठीक है, तो एक बार और रिकॉल कर लीजिए इसको। सीमेज इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग, है ना? अगर मैं कहूं सीमेज विच टाइप ऑफ कांस्टेंट? कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं, अभी इनवैलिड है, ये किसी टाइप में नहीं, यानी कि सी और C++ में क्या है? इनवैलिड है। सिंगल कैरेक्टर के मतलब होता है कि सिंगल कोट होता है, बट उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है? एक कैरेक्टर होगी, तो अभी इनवैलिड है। ये स्ट्रिंग, ये न्यूमेरिक तो हो ही नहीं सकता, इंटीजर फ्लोट, या तो कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग भी नहीं है, डबल कोट होना चाहिए, कैरेक्टर भी नहीं है, लेंथ सिंगल होनी चाहिए, तो दैट इज ए इनवैलिड, ये स्ट्रिंग हो गया। क्लियर है? दैट इज ए also a string constant which have 0 length, 0 length, इसकी लेंथ 0 है। अगर मैं बात करूं which type of literals, that is 78.45 float. Right now which type of literals? Right now string. What is the length of that string? 5. 5. Point is also a character. 1, 2, 3, 4, 5, ये इंडिविजुअली ट्रीट करेगा। ठीक है, तो दैट इज ए स्ट्रिंग।
ठीक है। एक और होता है बुलियन वैल्यू। क्या होता है? बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू में आपको ट्रू और फॉल्स होता है, बट यहां पर बुलियन नाम का कोई कांस्टेंट नहीं है। न्यू सी प्लस प्लस में, न्यू पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप पुराने वाले सी के सिलेबस से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। बुलियन आपको जावा में मिलता है, बुलियन आपको पाइथन में मिलता है, एचटीएल का न्यू सी प्लस प्लस का फीचर है, उसमें बुलियन मिलता है, यानी ट्रू एंड फॉल्स। अब ये आप कहोगे कि ट्रू एंड फॉल्स तो इसमें भी होता है, सी प्लस प्लस में होता है, बट सी प्लस प्लस में ट्रू एंड फॉल्स की जगह पर क्या आउटपुट देता है? ट्रू की जगह पर व्हाट? 1। तो बट 1 तो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, यानी कि बुलियन का, बुलियन में TRUE ट्रू लिखा होना चाहिए, दैट इज ए बुलियन। फॉल्स में FALSE फॉल्स लिखा होना चाहिए, दैट इज ए बुलियन। यहां पर बुलियन टाइप के रिजल्ट देते हैं, बट उसके बदले ट्रू की जगह पर 1 दे देता है। अगर हमको कोई ट्रू को स्टोर कराना होगा कोई वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल को हम लोग किस टाइप का लेंगे? इंटीजर टाइप का, तो बात खत्म हो जाएगा। यानी बुलियन टाइप का हमारे पास है नहीं, तो यहां पर आपका बुलियन है, बट बुलियन के रूप में यहाँ इंटीजर वैल्यू देता है, दैट मींस फॉर ट्रू इट गिव्स 1 एंड फॉर फॉल्स इट गिव्स 0। और अगर मैं बात करूं तो फॉल्स का मतलब 0 तो होता है, बट ट्रू का मतलब होता है नन जीरो। सी में देता 1 है आउटपुट, बट अगर सी और सी प्लस में मैं बात करूं ट्रू वैल्यू को, तो इट मे बी नन जीरो, दैट मींस 4 इज ए ट्रू वैल्यू, 5 इज ए ट्रू वैल्यू, वो बताएंगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो नन जीरो इज ए ट्रू एंड 0 इज अ फॉल्स। क्लियर है? अगर आप कंडीशन में 1 भी डाल देंगे तो भी ट्रू मानेगा, अगर आप इफ के कंडीशन में -4 भी डालेंगे तो भी क्या मानेगा? ट्रू ही मानेगा, है ना। तो वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे आपका लिटरल्स है ना, जिसको कांस्टेंट भी, इसको कुछ लिटरल पार्ट्स को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। आई थिंक आप नोट्स बना लेंगे, या नोट्स हमको शेयर करना पड़ेगा, इसको बना के बन जाएगा। नोट्स बना हुआ है ना सी वाला, तो आपको सी वाला एकदम से या तो आप याद कर लेंगे, या आप उसको नोट फ्रेश बना लेंगे। फ्रेश ही बना लीजिए, फ्रेश ही बना लीजिए, है ना। कर दीजिए कुछ पॉइंट्स है ना, उसका बना लीजिए। सेंड कर दीजिएगा। क्या बना लेंगे इसमें। क्या बोल रहे हो? बोले सर सेंड कर दीजिएगा, इसको देख के और बना लेंगे। नहीं तो ये तो सेंड ही कर देंगे ना, ये तो सेंड मैं कर दूंगा। ये पीडीएफ जैसे है क्या ना, कि ये शॉर्ट जो आपको दिख रहा है, अगर आप चाहो तो इसको इलोबरेट कर सकते हो। जैसे लिटरल्स आप देखिए, तो लिटरल्स को एक थोड़ा सा और डिफाइन कर दो, ठीक है ना, फिर उसी में हो जाएगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। इंटीजर, अब इंटीजर को एक डिफाइन भी कर दो, और डिफाइन कैसे करोगे आपको मिल भी जाएगा, है ना। इंटीजर क्या है आपको मिल जाएगा नेट पर कहीं पर, हम भी तो नेट से उठाते हैं ना, थोड़ा मेहनत ज्यादा होता है कभी इधर से कभी, और हमको नेट वाला चीज शेयर करने में खराब लगता है, वो मेहनत हम करेंगे तभी शेयर करेंगे, नेट वाला हम फटफटा लगता है, तो हम या तो बनाते हैं, यहाँ पर मेहनत थोड़ा लगता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर बना लीजिए, क्योंकि दैट्स पार्ट इज ऑल्सो रेड बाय यू, पहले से आपने पढ़ा है ये सब पार्ट्स, तो बन जाएगा। फ्लोट क्या है थोड़ा सा डिफाइन कर दो, 3-4 उसमें एग्जाम्पल दे दो, जो बड़ा चीज होगा उसको मैं खुद से बता दूंगा कि आपको कैसे बनाना है। तो इतना चीज आप याद करके आएंगे, पहले से पढ़ के आएंगे। बेसिक यही सब है, इस सब में अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे फिर अगले क्लास से हम लोग बढ़ेंगे, डेटा टाइप क्या है। सेम डेटा टाइप भी यहाँ है जो आपने सी में पढ़ा है, यानी आप अगले क्लास में आपको पढ़ के आना है डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो सेम चीज है, मैं पूछूंगा आपको बताना होगा क्या डेटा टाइप्स हैं क्या वेरिएबल्स हैं, ठीक है।